अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल शुरू करते हैं। अज़लान शाह जो ख़ानदानी दुश्मनियों से बचने के लिए और ख़ानदानी रिवायात से तंग आकर परदेश चला गया था, आज पूरे 10 साल के बाद वापस लौट रहा था। इसके आने की खुशी सबको ही थी। पूरी हवेली बगिया नूर बनी हुई थी। रानिया बेगम की तो गोया खुशी से ज़मीन पर पाँव ही नहीं टिक रहे थे। वो क्यों खुश ना होती, इतने सालों बाद तो इनका बेटा इनके पास वापस आ रहा था। इन्हें ऐसे लग रहा था जैसे वो आज फिर से दोबारा जी उठी हों। इनकी तो आंखें तरस गई थी अज़लान शाह को देखने के लिए। आज कितने सालों बाद इनकी बेकरार ममता सैराब होने जा रही थी। हवेली में हर तरफ अज़लान शाह के इस्तकबाल की तैयारियां चल रही थी। इनमें एक ऐसी लड़की भी थी जिसकी तैयारियां सबसे अनोखी थी और वो सबसे छुपकर अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थी। बार बार वो दरवाजे की तरफ भी देख रही थी, कहीं कोई कमरे में आ तो नहीं गया। इस हवेली में रानिया बेगम वाहिद औरत थी जिन्होंने हवेली को वारिस दिया था अज़लान शाह की सूरत में, जबकि इनकी जेठानी की सिर्फ 3 बेटियां ही थीं। रानिया बेगम तो हवाओं में उड़ती जा रही थी। ऊपर से सास ससुर का रवैया भी ऐसा था जैसे इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। जरीना तो बिल्कुल साइड पे चली गई थी। हर तरफ रानिया बेगम की ही हुक्मरानी थी। सास भी इन्हीं की बात को अहमियत देती थी और शौहर तो था ही इनका दीवाना। बेटे के बाद से तो इनकी हैसियत बहुत मजबूत हो गई थी, जबकि जरीना बेगम एक दबोसी शख्सियत की मालिक थी, वैसे भी कम गो थी। ऊपर तले 3 बेटियों की पैदाइश ने तो इन्हें बिल्कुल ही किसी दीवार के साथ लगा दिया था। इनकी अहमियत सिफर हो गई थी। ना तो वो किसी बात में बोल सकती थी, ना ही किसी पर अपना फ़ैसला सादिर कर सकती थी। ले दे के इनका ज़ोर अपनी बेटियों पर ही चलता था। ज़रा सी बात पे इन्हें रुई की तरह धनक के रख देती ताकि इनकी वजह से कल को कोई बात ना सुननी पड़े। उन्होंने अपनी बेटियों को खुद से दूर कर दिया था। इनसे बेजा सख्ती मारपीट करती थी। इनकी तरबियत में उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी। सीना परोना, खाना पकाना सबको छोटी उम्र में ये सिखा दिया। आज वो भी खुश थी कि हवेली के रौनक वापस लौट कर आ रही है और एज़ल इस हवेली की वाहिद लड़की थी जो सबसे मुख्तलिफ थी। अपने इरादों में चट्टान थी। इसके ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी। वो सबसे अलग सोचती थी, अपने माहौल से ख़ाइफ भी रहती थी। आज का दिन इसके लिए भी मोहब्बत का पैगाम लेकर तुलू हुआ था। इसके लिए अपने दिल की धड़कनों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने चेहरे पर आने वाली बेसाख्ता खुशी को वो छुपाने के लिए नाकाम कोशिश करने लगी। चेहरे पर हया की फितरी लाली बिखरी थी। आंखों में आने वाली ज़िंदगी की खुशियों की चमक थी। वो दिल में यही सोच रही थी कि पता नहीं अज़लान शाह को इसका ये रिश्ता याद भी होगा या नहीं। वो रिश्ता जो 10 साल पहले इन दोनों के दरमियान निकाह की सूरत में कायम हुआ था। वो इसकी मनकूहा थी, इसकी अमानत थी और ये एहसास इतना ज़ोर आवर था कि वो अपने दिल को उसे सोचने से रोक नहीं पा रही थी। वो तो पूरी शान से इसके दिल में विराजमान हो गया था। वो खुद को कोस रही थी कि क्यों उसे इतना याद किया, क्यों इसके बारे में इतना सोचा कि वो इसके हवासों पर बुरी तरह मुसल्लत हो गया, इसके दिल का मकीन बन गया। तैयारियां तो एज़ल ने खूब ही की थी, मगर ये तैयारियां इसने खुफिया तौर पर की। किसी को भी इन तैयारियों की भनक भी नहीं पड़ने दी। कितने दिन पहले ही इसने अपने चेहरे पर उपटन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। होठों पर भी घर में ही गुलाब की पंखड़ियों का बाम बनाकर लेप करना शुरू कर दिया था, जिससे इसके होंठ और भी खूबसूरत, नरम और मुलायम हो गए थे। चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक और लाली आ गई थी। उसे भी इस बात का इल्म था कि आज अज़लान शाह घर आ रहा है। इसने नया जोड़ा निकाला और फिर नहा धोकर कपड़े तब्दील करके वो बाल खुले छोड़कर ही बाहर आ गई। इसने अपने चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप नहीं किया था, क्योंकि इनकी हवेली में लड़कियों का मेकअप करना, बनाव सिंगार करना पसंद नहीं किया जाता था। मगर वो इतनी हसीन थी कि उसे मेकअप की ज़रूरत भी नहीं थी। कमरे से बाहर आई तो रानिया बेगम की निगाह इस पर पड़ी तो वो ठटक गई। सोच में पड़ गई कि उसे देखकर मेरी निगाह पलटना भूल गई है। अगर अज़लान शाह का दिल इस पर आ गया, वो उसे देखकर कहीं और देखने के काबिल ना रहा, तो मैं क्या करूँगी? मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो तो पहले ही इस रिश्ते की मुखालिफ थी। एज़ल भी शर्माई शर्माई सी हवेली में फिर रही थी। वो भी बज़ाहिर तैयारियों का जायज़ा ले रही थी, मगर दर हकीकत वो ये जानने के लिए बेताब थी कि अज़लान शाह कितनी देर में पहुंच रहा है। रानिया बेगम उसे देखकर अपने लहजे की करवाहट पर काबू नहीं रख पाई। ये तुम क्या शर्माई शर्माई सी नई नवेली दुल्हन की तरह फिर रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी बारात आने वाली है। ऊपर से चुड़ैलों की तरह बाल भी खुले छोड़ रखे हैं। जाओ बाल चुटिया में बांध के आओ।
इनकी इतनी तल्ख बात पर एज़ल बुरी तरह से छिप गई थी। कुछ बोलने की ख्वाहिश में वो महज होंठ काटती रह गई। जानती हो कि लड़कियों का यूँ तैयार होना पसंद नहीं किया जाता। जाकर किचन में ज़रा देखो शब्बो ने खाना तैयार किया है या नहीं। वो उसे हुक्म देकर वहाँ से चली गई। एज़ल भी अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से छिप गई। अपनी माँ के कमरे में आई तो सख्त मूड ऑफ था। मुँह बसोड़ते हुए इनकी गोद में आकर लेट गई थी। रानिया चाची को पता नहीं मुझसे मसला क्या है, इतना बुरा मुझे समझती है। अगर इन्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो ये रिश्ता आगे तक कैसे जाएगा। ज़रीना बेगम ने एज़ल के मुंह से ये बात सुनी तो चौंकी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? आप देखें ना, 10 साल पहले तो आप लोगों ने खुद ही मेरा निकाह अज़लान शाह के साथ किया था, और अगर मैंने हल्की फुल्की सी तैयारी कर ली तो इसमें क्या बुरा है। आखिर हम दोनों का निकाह हो चुका है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अगर मैं अपने शौहर के आने पर तैयार नहीं होंगी तो कब होंगी। और ये बात रानिया चाची को बुरी लगी। वो चाहती नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब हों। अगर ऐसी ही बात थी तो आप लोगों ने मेरा निकाह क्यों किया था। ज़रीना बेगम ने उसे अपनी गोद से उठाकर परे फेंका, फिर ज़ोर का धमोका जड़ते हुए कहने लगी, कहा ऐसा बोलो, क्या बेशर्मों वाली बातें कर रही हो। अज़लान शाह तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम्हारी रुखसती नहीं हुई। अपने आप को काबू में रखो। लड़कियों का इस तरह खुली दिली बातें करना पसंद नहीं किया जाता। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे, कैसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी। सब लोग तो मुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे। अम्मी अब क्या सारी ज़िंदगी लोगों से डर डर कर गुजारेंगी। एक जायज़ बात से आप मुझे यूँ रोक रही हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ, जबकि ये मेरा हक बनता है। ज़रीना बेगम को इसका ये अंदाज़ एक आँख भी नहीं भाया था। जवान होती बेटी की ये हरकतें इन्हें इसकी तरफ से खटकने पर मजबूर कर रही थी। अगर ये बातें किसी और ने सुन ली तो इसके दिल में अज़लान की मोहब्बत को जान लिया तो वो अपनी देवरानी और बाकी ससुराली औरतों को खूब अच्छे से जानती थी, जो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर थी। वो एज़ल को ही डांटने लगी, खुद पर काबू पाओ एज़ल। अगर तुम्हारे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना इतना ही मुश्किल हो रहा है तो तुम कमरे में ही रुको। तुम्हें अज़लान शाह के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती से उसे टोकती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। बाहर से शोर की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अज़लान शाह वापस आ गया है। तभी तो ज़रीना बेगम भी इसका इस्तकबाल करने के लिए कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे का दरवाज़ा उन्होंने दानिस्ता तौर पर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि इनकी बेटी से बेकरारी में कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाए जो उसे सबकी नज़रों में मशकूक बना दे। बाहर होने वाले शोर शराबे से एज़ल को अंदाज़ा हो गया था कि अज़लान शाह आ गया है। तब इसका दिल एक बार फिर से बेख्तियार हो गया। हाथों में पसीने आने लगे थे, चेहरे पर घबराहट तारी होने लगी। इसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल होने लगा। मगर क्या करती कि दिल इस दुश्मन जान को एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए वो आगे बढ़ी तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसकी रूह के फड़फड़ाते पर्दे को पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। कितनी देर तक वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही, मगर ज़रीना बेगम दरवाज़ा सख्ती से बंद करके गई थी। वो नहीं चाहती थी कि एज़ल सबके सामने आए और अपने साथ साथ इनका भी तमाशा बना दे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो दोबारा से बिस्तर पर आकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। इतनी बेएतबारी अपने ही खून पर। अम्मा रुक गई तो मैं औलाद हूँ, उन्होंने ख़ुद मुझे पाला है, मेरी परवरिश की, मेरी तालीम और तरबियत कर कभी समझौता नहीं किया, मगर इसके बावजूद भी इन्हें मुझ पर एतबार नहीं है। वो क्या समझती है कि मैं इनकी तरबियत पर धब्बा लगा दूँगी, इनके परवरिश पर आँच आने दूँगी। मैं चच्ची से क्या गिला करूँ, मेरी तो सगी माँ एतबार करने पर तैयार नहीं है। एज़ल को हमेशा से हवेली की फरसुदा रिवायात पर सख्त गुस्सा आता था। वह इन चीज़ों से हमेशा से ही ख़ाइफ रहती। इसका दिल चाहता कि इन तमाम रिवायतों से बगावत करके अपनी एक अलग दुनिया बसा ले, जहाँ पर ना कोई रोक टोक होती, ना रस्म व रिवाज होते। वह अज़लान शाह के साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी की शुरुआत करती। काफ़ी देर गुजर गई थी। नीचे से शोर शराबे की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थी। सब लोग ही बहुत खुश थे। एक एज़ल की ही वहाँ पर कमी थी, मगर किसी को भी इसकी कमी का एहसास नहीं हुआ था। अब तो एज़ल को भूख भी सताने लगी। इसने सोचा कि चलो खाने के टेबल पर तो इसका सामना अज़लान शाह से हो ही जाएगा। खाने के लिए तो उसे टेबल पर जाना ही पड़ेगा।
ये सोचकर वो एक बार दिल से मुस्कुरा दी थी। अपनी आंखों से आंसू पोंछे थे, मगर इसका ये ख्वाब ही रहा, क्योंकि मुलाजमा खुद इसके कमरे में खाना लेकर आ गई। एज़ल तो हैरान परेशान सी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। ये क्या है? ये आपके लिए खाना है, आपकी अम्मी ने भिजवाया है। मगर मैं तो खाने के लिए टेबल पर आ रही थी, वो लाचारगी से बोली। तो मुलाजमा ने सर झुका लिया। जैसा मुझे बेगम साहिबा ने कहा मैंने वैसा ही कर दिया। जाते जाते वो भी दरवाजे को साथ लगाकर चली गई थी, मतलब कि इसने दरवाजे को लॉक नहीं किया था। एज़ल लब कमरे से बाहर निकल कर जा सकती थी। एक लम्हे में ही सारी भूख रंचू हो गई। ना जाने क्यों सब लोग मेरे और अज़लान शाह के दरमियान जालिम समाज बनकर आ गए हैं। अगर मैं इसको देख लूँगी, इससे बात कर लूँगी, तो इसमें किसी का क्या नुकसान है? वो तो अपनी माँ को अपना दुश्मन तस्वर करने लगी थी। जरीना बेगम जब फिर कमरे में आई तो एक गहरी भरपूर नज़र इस पर डाली थी। तुमने अब मोहतात होकर रहना है। खाना आज से तुम अपने कमरे में ही खाओगी। मैं नहीं चाहती कि अज़लान शाह के साथ तुम्हारा सामना हो। जब तक तुम्हारी रुखसती नहीं हो जाती, तब तक तुम इससे फासले पर ही रहोगी, और ख़बरदार इसके सामने आने की कोशिश भी मत करना। तुम नहीं जानती अपने चाची को। आखिरी बात उन्होंने ज़ेरे लब पर पढ़ाते हुए कही, जबकि एज़ल माँ को महज देखती रह गई थी। ज़रीना बेगम को दोपहर का खाने के बाद सोने की आदत हमेशा से थी। एज़ल अब माँ के सोने का इंतज़ार करने लगी थी। जब इनके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे तो वो कमरे से निकलकर बाहर आ गई। सीढ़ियों पर खड़ी हुई तो नीचे से शोर शराबा साफ सुनाई दे रहा था। सब लोग ही खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तभी उसे अपनी चच्ची की आवाज़ सुनाई दी थी। इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि अज़लान शाह अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, वापस रात को आएगा। वो इससे कहने लगी कि रात को जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे साथ मैंने बहुत सी बातें करनी है। अज़लान शाह कहने लगा कि 2 बजे तक तो वो पार्टी ख़त्म होनी है जो मेरे दोस्तों ने मेरे आने की खुशी में दी है। इसके बाद ही मैं आऊँगा। तब इसकी बात सुनकर एज़ल का दिल बिल्लियों उछलने लगा था। सबके सामने अज़लान शाह को देखने का, इससे मिलने का तसव्वुर अलग था, और तन्हाई में मिलने का तसव्वुर ही उसे गुदगुदा गया था। ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी कि हवेली के सब लोग तो 10 बजे ही गहरी नींद सो जाते हैं। इसके बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, और 2 बजे तक तो सब लोग गहरी नींद में मदहोश होंगे। किसी को कहाँ होश होगा कि एज़ल अज़लान शाह के इंतज़ार में जाग रही है। ये वक्त बेहतरीन था अज़लान शाह पर अपने रिश्ते को आश्कार करने का, इससे अपने दिल की बात करने का, इसके अपने बारे में ख़यालात जानने का कि वो एज़ल के बारे में क्या सोचता है। क्या वो भी एज़ल से इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि एज़ल इससे करती है, या फिर ये एज़ल का वहम है। जानती थी कि वो जो कर रही है वो गलत है। इसकी माँ उसे बहुत बेइज्जत करेगी। अगर किसी और को ये बात मालूम हुई तो वो न जाने क्या हो जाएगा। मगर इस वक्त वो जो कुछ भी सोचने समझने पर तैयार नहीं थी। वो इन सारी रस्म व रिवाज से बगावत करने पर तुली हुई थी। जानती भी थी कि जो लड़की इन कबायली रिवायात से मुँह मोड़ती है, इनको तोड़ती है, तो इसका अंजाम क्या होता है। मगर मोहब्बत में वो हर अंजाम को भुगतने के लिए, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थी। शायद मोहब्बत इंसान को इतना ही बहादुर बना देती है। वो अब सब्री से रात का इंतज़ार कर रही थी। ज़रीना बेगम मोहतात नज़रों से उसे देख रही थी। एज़ल का अंदाज़ इन्हें बता रहा था कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी तो वो इसकी तरफ से मशकूक हो गई थी। रात को भी जब उसे कमरे में ही खाना पड़ा तो इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। अब ना जाने कब तक अपने ही घर में यूँ कैदों की तरह रहना पड़ेगा। और फिर हवेली के रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक सब लोग ये 11 तक नींद में खो गए थे। ज़रीना बेगम भी गहरी नींद में थी, जबकि एज़ल अज़लान शाह का इंतज़ार कर रही थी कब वो घर आए और कब वो इससे बात करे। इसकी नज़रें बार बार घड़ी की सुइयों पर ही टिकी हुई थी। वो बामुश्किल अपनी नींद पर काबू पाए हुए थी। महबूब से मुलाकात का सुरूर ही ऐसा था जो उसे हर चीज़ को भुलाए दे रहा था। और फिर जैसे ही घड़ी ने 1 का हिस्सा पार किया तो एज़ल का दिल भी गोया पड़ लगाकर उड़ने लगा। एक एक लम्हा इस पर भारी हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे घड़ी की सुइयों की रफ्तार सुस्त हो गई हो। सदियों के बराबर ये लम्हात बीतने लगे। 2 बजने से चंद मिनट पहले ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आहिस्ता कदमों से चलते हुए वो कमरे से
बाहर निकली थी। एक तायराना निगाह इसने अपने आईने पर डाली थी, अपने बाल संवारे थे, दुपट्टा दुरुस्त किया। हया की फितरी लाली ने इसके चेहरे को अनगिनत कर रख बख्श दिए थे। अब यूँ उसे हार श्रृंगार की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। इस वक्त वो चलते चलते अज़लान शाह के कमरे में आ गई थी। कमरे को बहुत खूबसूरती और नफासत से आरास्ता किया गया था। हर एक चीज़ अपनी दुरुस्त जगह पर ही मालूम हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अज़लान शाह अभी तक अपने कमरे में नहीं आ पाया। आते ही सब ने उसे घेर जो लिया था। सब लोग उसे बातें किए जा रहे थे। आखिर को इतने टाइम के बाद जो तफसीली मुलाकात हुई थी। और फिर जब अज़लान शाह की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो एज़ल का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया था। इस पर एक एक पल बहुत भारी बनकर गुजरने लगा। वो गोया इसके अपनी तरफ बढ़ते एक एक कदम को गिनने लगी। जब कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी तो इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये कदम उसे अपने दिल पर पड़ते हुए महसूस हो रहे थे। दरवाज़ा खुला। सबसे पहले अज़लान शाह की तेज़ कीमती क्लोन की महक ने एज़ल को अपना एहसास दिलाया। यह खुशबू वो अपनी सांसों के ज़रिए से दिल में उतारने लगी थी। इसने लरज़ती पलकों के साथ अज़लान शाह की तरफ देखा था। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में। इसकी आंखों में अज़लान शाह के लिए जज्बात, मोहब्बत, इंतज़ार, अनगिनत ख्वाब, आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से खूबसूरत लम्हात मुकीद थे। कहीं कहीं अंदेशे भी थे कि वो कहीं अपनी मोहब्बत को खो ना दे। उम्मीद के जुगनू भी थे कि वो इसकी तरफ मोहब्बत का हाथ ज़रूर बढ़ाएगा। मगर अज़लान की आंखों में सिर्फ सर्द तासुरात थे। वो हैरत से एज़ल को देखे जा रहा था, जबकि एज़ल तो सर से लेकर पाँव तक जज्बात और एहसासात से गुंदी हुई थी। इसके दिल में मोहब्बत का समंदर ठहटे मार रहा था। अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। फिर अज़लान शाह को देखते हुए अपनी प्यासी नज़रों को सैराब करने लगी। अज़लान शाह ज़्यादा देर तक अपनी हैरत पर काबू नहीं पाया सका था। कौन हो तुम और यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो? इसकी बात पर एज़ल को धचका लगा था। मतलब कि वो उसे जानता ही नहीं था। वो इसकी मनकूहा थी, इसकी मोहब्बत में गोदे गोदे डूब चुकी थी। हर वक्त वो इसके ख्यालों पर मुसल्लत रहता था, जबकि वो खुद इससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। एज़ल ने सोचा कि शायद इसने पहचाना नहीं है, तभी शर्माते हुए कहने लगी कि मैं एज़ल हूँ। ये बात कहते हुए इसने अपनी पलकें यूँ झुका ली जैसे अभी अज़लान शाह इसके पास आकर इसका हाथ थाम लेगा, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, इस पर अपनी शिद्दतें चाहते बयान करेगा। मगर अज़लान शाह की बात सुनकर एक बार फिर से वो हैरान रह गई थी। कौन एज़ल? मैं किसी एज़ल को नहीं जानता, पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। अज़लान शाह के हर अंदाज से यही एहसास हो रहा था कि जो वो कह रहा है वो सच है। वो वाकई एज़ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या आप सच में मेरे बारे में नहीं जानते? वो बेयकीनी से बोली तो आपकी बार वो कदरे झंझला गया था। क्या तुम यहाँ पे आने वाली कोई नई मुलाजमा हो? तुम बहुत ख़ास मुलाजमा हो क्या? मम्मा ने तो मुझे कहा था कि सारे मुलाजिम शाम को अपने अपने क्वार्टरों में चले जाते हैं। मुझे तो उन्होंने नहीं बताया था कि एक खूबसूरत सी मुलाजमा मेरे कमरे में भी मौजूद होगी। हमारी हवेली में ये रिवायत कब से कायम हुई है? वो हैरत और नागवारी से बोलने लगा तो एज़ल को इसकी बात पर शदीद धचका लगा था। वो उसे समझ रहा था। क्या वो उसे मुलाजमा लग रही थी? वो तो अज़लान शाह से कुछ और ही सुनने की ख्वाहिशमंद थी, मगर इसने उसे मुलाजमा बना दिया था। मैं मुलाजमा नहीं हूँ, मैं आपकी मनकूहा हूँ, आपकी बीवी। बचपन में हमारा निकाह हुआ था। क्या आप ये बात भूल गए हैं? अज़लान शाह के चेहरे पर नागवारी छा गई। देखो लड़की, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, और ये जो कुछ तुम कह रही हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। वैसे भी इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, मैं भरपूर नींद लेना चाहता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मैं सुबह अपने अब्बू से पूछूँगा कि एज़ल कौन है, और ये जो तुम खुद को मेरी मनकूहा कह रही हो, इस बात की सच्चाई भी कल वाज़ेह हो जाएगी। वो बेजार से अंदाज से बोला। तो एज़ल परेशानी से उसे देखने लगी थी। उसे वहीं पर जमा देखकर वो एक बार फिर से अपना सर थाम कर रह गया था। देखो, मेरे आगे पीछे बहुत सी लड़कियां फिरती हैं। मेरी नज़र अल्तफ़ात के लिए तरसती है, दोस्ती करने के लिए मिन्नतें करती हैं। बाज़ लड़कियों का ये दावा है कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करती हैं। उन्होंने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया,
मगर मैंने कभी किसी को नज़र उठाकर नहीं देखा और ना ही मैं ऐसी तबीयत का मालिक हूँ। बेहतर यही है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। कल मैं अपने माँ बाप से पूछूंगा और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि तुम कितनी सच्ची हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे माँ बाप मुझे इस बात से बाखबर रखते। ऐज़ल टूटे दिल और बिखरे ख्वाबों की कच्चियाँ लेकर इसके कमरे से बाहर निकली थी। ये सोचकर इसका दिल धड़के जा रहा था कि अगर कल सबके सामने अज़लान शाह ने इस बात का जिक्र किया कि वो रात को इसके कमरे में आई थी, इसकी बीवी होने का दावा कर रही थी, तो क्या होगा। मगर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अज़लान शाह इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। वो भला मेरे बारे में सब लोगों को क्यों कर बताएगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो इसकी अकल पर ऐसे ही पर्दा पड़ जाता है। इसका बुरा वक्त भी शुरू होने वाला था। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो इसकी तबीयत पर कसलमंदी सी छाई हुई थी। रात देर तक अज़लान शाह का इंतज़ार करने और फिर इसके बाद रोने की वजह से इसकी आंख बहुत देर से लगी थी। अभी भी वो ज़रीना बेगम के जगाने पर ही उठी थी। क्या है अम्मा, थोड़ी देर और सोने दो। ज़रीना बेगम कहने लगी कि ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो कि हवेली में ये रिवाज है कि सब लोग टेबल पर इकट्ठे बैठकर ही खाना खाते हैं। रात को भी तुम्हारे बाबा पूछ रहे थे, मैंने कल तो तुम्हारी तबीयत खराबी का बहाना बनाकर टाल दिया था, मगर अब इन्हें मज़ीद नहीं टाल सकती। तुम भी मेरी बात सुनो। अज़लान शाह वहाँ पर मौजूद होगा। अपने बेख्तियार दिल को काबू में रखना। किसी को कोई बात बनाने का मौका मत देना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगी। अब जल्दी से आ जाओ, किसी किस्म की बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। सारे बड़े टेबल पर मौजूद हैं। ऐज़ल अज़लान शाह का नाम सुनकर फिर इसकी मौजूदगी के बारे में सोचकर ही अपनी जगह से फ़ौरन से उठ खड़ी हुई थी। आईने के सामने जाकर अपना तनकीदी जायज़ा लिया था। फ़ौरन से कपड़े बदले थे और अब तो इसने आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक भी लगा ली थी और इस तैयारी में भी वो गोया क़यामत ढा रही थी। जानती थी कि ज़रीना बेगम इस बात पर भी उसे खूनख्वार नज़रों से घूरेंगी, उसे डांटेंगी भी, मगर वो इस वक्त किसी कोई भी खफगी को खातिर में नहीं लाना चाहती थी। उसे लगता था कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जो वो कर रही है वो सही है, इसका शरई हक है। जब वो टेबल पर आई तो एक लम्हे को इसमें फितरी घबराहट ओढ़कर आ गई थी, क्योंकि सबसे पहले इसकी नज़र अज़लान शाह पर पड़ी थी, जो इर्द गिर्द से बेखबर नाश्ता करने में मसरूफ़ था। आज से पहले तो ऐज़ल को कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था। वो तो जैसे होती थी खाने की टेबल पर आ जाती थी। इसका लापरवाह सा अंदाज़ इस वक्त मोहतात रवैये में तब्दील हो चुका था, क्योंकि अज़लान शाह की वजह से एहसासात बदल गए थे। वो छुई मुई सी बनी अज़लान शाह की ऐन सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। नज़रें झुकी हुई थी। दिल बार बार चाह रहा था कि वो अज़लान शाह की तरफ देखे। वो मुश्किल अपने दिल को डपट रही थी। इसके बराबर में ही ज़रीना बेगम बैठी हुई थी, जो बार बार तनकीदी नज़रों से उसे देखे जा रही थी। तभी अज़लान शाह की हैरत भरी आवाज़ सुनी थी, अम्मा ये लड़की कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या नाम है इसका। अज़लान शाह की बात पर सब लोगों ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा था। वो मज़ीद खुद में सिमट कर रह गई। रानिया बेगम ने गहरा सांस लिया। अज़लान की तवज्जो ऐज़ल की तरफ मबज़ूल देखकर एक लम्हे को वो गुमसुम रह गई थी। तो गोया इनका शक बेबुनियाद नहीं था। अज़लान शाह ने उसे देखते ही इसकी मौजूदगी का नोटिस ले लिया था और अब इसके बारे में इस्तफ़सार कर रहा था। तो ऐज़ल के बारे में इन्हें बताना ही पड़ा। ये तुम्हारी ताया की बेटी है और बस करें अम्मा, ये और मेरे ताया की बेटी। रात को इसने जो हरकत की है उसे देखकर तो मुझे इस पर शदीद गुस्सा आया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ताया की बेटी ऐसी भी हो सकती है। बिल्कुल किसी 2 टके की लड़की की तरह इसने खुद को मेरे सामने बेमोल कर दिया। इसकी बात पर जहाँ रानिया बेगम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई थी, वहीं पर ज़रीना बेगम का सर भी झुक गया था। उन्होंने कहर भरी नज़र ऐज़ल पर डाली थी। इनकी बेखबरी में ऐज़ल ने फ़ायदा उठाकर अज़लान शाह के कमरे में पहुँच गई थी। क्या किया था इसने ऐसा? इनका दिल डूब के उभरा था। क्यों अज़लान बेटा, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया इस लड़की ने? रानिया बेगम जैसे आँख पर तेल छिड़कते बोली, अम्मी ये रात को मेरे कमरे में आई थी, मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अम्मी क्या ये सच है?
ये मेरी बीवी है। इसकी आंखों में वाज़े हैरत थी। रानिया बेगम ने गहरी सांस ली। ये बात सच है बेटा, बचपन में तुम्हारा इसके साथ निकाह हुआ था, मगर क्या करें, आजकल की नौजवान नस्ल को पता नहीं क्या हो गया है, बेरवी का शिकार हो गई है। अच्छाई बुराई शर्म ख्याल को जैसे भूल ही गया। अपनी अपनी तरबियत की बात होती है बेटा। मैं तो कभी शादी से पहले अपने शौहर के सामने आई भी नहीं थी, हालांकि हम लोग एक ही घर में रहते थे। मैंने तो इन्हें नज़र उठाकर शादी वाली रात ही देखा था। मुझ में इतनी कभी जुर्रत पैदा ही नहीं हुई कि इनके सामने नज़र उठाकर बात करूं, इनके सामने अपने रिश्ते को जताऊं। भाभी बेगम ने एज़ल की तरबियत अच्छी नहीं की। मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारे आने के बाद रुखसती कर दी जाएगी, मगर शायद एज़ल को बहुत जल्दी है। ज़रीना बेगम का मज़ीद सर शर्म से झुक गया था। इनके शौहर भी इन्हें बुरी तरह से घूर कर देख रहे थे। बाकी सब लोग की नज़रें भी ज़रीना बेगम और एज़ल की तरफ थी। एज़ल जो अज़लान शाह की बात सुनकर अपनी जगह पर सिमट कर रह गई थी, खौफ से इसका रंग दर्द पड़ गया था। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी, न जाने अब क्या होगा। मगर जब उसने अपनी माँ की बेइज्जती होते देखी तो वो ख़ुद पर काबू नहीं रख पाई थी। चची, इसमें बेहयाई वाली क्या बात है? अगर एक लड़की अपने शौहर के पास जाती है, इससे बात करती है, तो ये कोई काबिल एतराज़ और शर्म वाली बात नहीं है। बीवी का शौहर पर और शौहर का बीवी पर हक़ होता है, दोनों एक दूसरे का लिबास है। आप मुझे कोई एक आयत, कोई एक ऐसी हदीस बता दें जिसमें ये बात लिखी हो कि बीवी का शौहर के पास जाना अपने रिश्ते को जताना मायूब है। इसके दो टोक अंदाज पर सब लोग उसे देखने लगे थे। अज़लान शाह भी उसे देखने लगा था। यकदम इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस घर में रहने वाली ऊंची दीवारों के पीछे मुक़ीम लड़की इसकी माँ के सामने इस कदर ज़बान भी चला सकती है, जबकि रानिया बेगम तो अब बाकायदा अपने गाल पीटने लगी थी। तौबा तौबा, ज़बान तो देखो इस लड़की की, एक तो ख़ुद को खुद बेमौल किया, शर्म व हया नाम को नहीं है, अब मेरे सामने ज़बान लड़ा रही है। मैं आपके सामने ज़बान नहीं लड़ा रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने शौहर के साथ बात करना बुरी बात नहीं है, और अगर कोई लड़की शौहर के साथ बात भी नहीं भी करती तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो लड़की हया वाली है। हो सकता है इसके दिल में अपने शौहर के लिए इज़्ज़त, कदर और मोहब्बत जैसे जज्बात ना पैदा हुए हों, तभी वो इससे खिंची खिंची रहती हो। आप अपने शौहर से बात तो नहीं करती थी, मगर दिन भर आप मुलाज़मों के सामने जैसी गंदे मजाक, गंदी गुफ्तगू करती हैं, उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये सब भी गलत है। बस कर दो लड़की, ख़बरदार अगर तुम्हारी मुंह से आवाज़ निकली तो मेरी माँ के सामने ज़बान चला रही हो। अज़लान शाह उसे गुस्से से डपटते हुए बोला तो अब की बार वो खामोश हो गई थी। शकील शाह भी अपनी बीवी की तरफ गुस्से से देखने लगे थे। ज़रीना, ये तरबियत है तुम्हारी, ये सारा तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारी ही शेर पर ये बड़ों के दरमियान बैठकर ज़बान चला रही है। तुम ऐसे किताबें लाकर देती रही हो ना, ये सारा किया धरा इन्हीं किताबों का है। तुम्हारी वजह से मुझे भी इस लड़की ने सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। ज़रीना बेगम की आंखों के किनारे आंसुओं से भीग गए थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से उठकर चली गई थी, जबकि एज़ल भी कुछ देर पहले ही अपनी कुर्सी घसीट कर वहाँ से उठ गई थी। यूँ भी अब से कुछ भी खाया जाने वाला नहीं था। माहौल एकदम बसमज़ा हो गया था। एज़ल जानती थी कि जितनी देर और यहाँ पर रही सब लोग उसे लान तान करते रहेंगे। कमरे में आई तो ज़रीना बेगम रो रही थी और फिर यकदम उसे बालों से पकड़कर अपने सामने किया। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया, मेरी इज़्ज़त दो कौड़ी की करके रख दी। इस दिन के लिए मैंने तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें ये किताबें ला कर दी थी। एज़ल के मुंह से दर्द से कराह निकलने लगी थी। अम्मा बस करें, छोड़ दें मुझे, कुछ भी गलत नहीं किया मैंने, और इसकी इजाज़त मुझे मेरा इस्लाम देता है। ये दुनिया वाले कौन होते हैं मुझे मेरे हक़ से रोकने वाले? अगर इस घर में रहना है तो इस घर की रस्म व रिवाज को समझना होगा। तुम अपने इस्लाम को अपने तक महदूद रखो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। एज़ल ने एक झटके से अपने बाल इनके हाथ से छुड़ाए थे। अम्मा, ये मेरा इस्लाम नहीं, अल्लाह का इस्लाम है, जिस पर हम सबको अमल करना चाहिए। इसमें हम सब का फ़ायदा है। आप भी सबके साथ मिलकर जहालत वाली बातें कर रही हैं। मगर ज़रीना बेगम तो कुछ समझने पर तैयार ही नहीं थी। वो तो अब
दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया एज़ल, तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूँगी? अम्मा, जिस चीज़ की इस्लाम इजाज़त देता है, इस बात पर शर्मिंदगी किस बात की? तुम्हें ज़्यादा मौलवियानी बनने की ज़रूरत नहीं है। ख़बरदार, अब तुम्हारे मुंह से कोई आवाज़ निकली तो वो रोते हुए उसे कोसने देने लगी थी। एज़ल भी अम्मा के रवैये पर बहुत दिल बर्दाश्त हुए थी। उसे तो अज़लान शाह से भी ऐसी बेमरवती की उम्मीद नहीं थी। ऊपर से माँ का ऐसा रवैया, वो बुरी तरह से रोने लगी थी। इस हवेली में रहने वाले तालीम और शऊर से बेबहरा थे। अपनी रिवायात को वो हुर्फ़े आखिर समझते थे। आखिर कोई इनसे हटकर बात करता तो इन्हें लगता कि कबायली रिवायात से बगावत की जा रही है। हवेली के लोग दुनिया से किस कदर मुख्तलिफ थे, जिन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरियात का ही इल्म नहीं था। इन्हें लगता था कि ये सीमेंट बजरी की बनी हुई ऊंची ऊंची दीवारें इंसान को अजीम बनाती हैं, जबकि इंसान को तालीम शऊर उसे अजीम दर्जात पर पहुंचाती है। और अज़लान शाह वो तो पढ़ा लिखा था, मगर वो भी अफसोस के रिवायती कबायली लोगों जैसा ही निकला था, जिनका तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो तो इस माहौल से बहुत दूर रहा था, फिर वो क्यों इन जाहिलाना रस्म व रिवाज पर कारबन नज़र आ रहा था। इंग्लैंड जैसे माहौल में रहकर भी वो अंदर से वैसा का वैसा ही था। एज़ल को इसके रवैये पर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। इस बात करने का अंदाज़ भी बहुत ही ज़्यादा इफ्तिकामेज़ था। इसे सोचा कि मैं भला वजह ऐसे ही इंसान पर अपने जज्बात लुटाती रही, इस इंसान के लिए अपना वक्त बर्बाद किया। ये इंसान तो इस काबिल है ही नहीं कि इसके साथ शादी जैसा पाकीज़ा बंधन बांधा जाए। इस इंसान को दूसरे के एहसासात और जज्बात की परवाह ना हो। वो इंसान कभी भी औरत को खुश नहीं रख सकता। एक लम्हे में ही अज़लान शाह इसका दिल से उतर गया था। वो लम्हात जिनके बारे में वो सोच सोच कर पागल हो रही थी, वो लम्हात इन दोनों के दरमियान आकर भी गुजरे थे, मगर वो लम्हात इसके ख़यालात और ख्वाबों से बिल्कुल उलट थे। इस शख्स की आंखों में अपने लिए बेगानगी और सबकी मौजूदगी में अपने लिए तंज़िया अंदाज में गुफ्तगू सुनना इसके लिए बहुत मुश्किल तलब मरहला था। इसने सोचा कि ऐसे मगरूर ख़ुदपसंद रिवायती मर्द से शादी करने से बेहतर है किसी जाहिल मर्द के साथ ही शादी कर ली जाए, क्योंकि वो जैसा होगा वैसा नज़र तो आ रहा होगा। अज़लान शाह जैसा मुनाफिक तो नहीं होगा। इसकी फ़ेसबुक आईडी से तो ऐसा महसूस होता था जैसे इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा, वसीउल क़ल्ब, खुले ज़हन का मालिक इस दुनिया में कोई दूसरा मर्द नहीं है। वो इसी वजह से इससे ज़्यादा मुतासिर भी हो गई थी कि ये इंसान इसको समझ सकता है, इसके एहसासात की, जज्बात की कदर भी करेगा। मगर ये तो अब जाकर एज़ल को मालूम हुआ था कि जैसा वो नज़र आ रहा है वैसा वो हरगिज़ भी नहीं है। वो महज पत्थर के साथ सर फोड़ रही है। अब इसने ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अज़लान शाह से अपना आप मनवा के रहेगी। जितना इसने अज़लान शाह पर गौर किया था अपनी आईडी से, उसे स्टेटस से वो यूँ महसूस होता था जैसे कि उसे फ़ितरत से, खूबसूरती से बहुत लगाव। वो ऐसी तस्वीर अपनी वॉल पर शेयर भी किया करता था जो फ़ितरत से करीब तर होती थी, जो इसके हुस्न परस्त तबीयत की अक्कासी करती हुई पाई जाती थी। एज़ल ने अपनी सुर्ख रंग की मैक्सी निकाली। नहा धोकर वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब एक नई एज़ल के रूप में इसने जन्म लिया था। जब भी इसके जज्बात पर ठेस लगती थी, जब भी सब लोग उसे बुरा भला कहते थे, तो वो यूं ही छुई मुई सी चट्टान बन जाया करती। इस कदर सख्ती इसके अंदाज में नुमाया नज़र आती थी, जो सब लोगों को ठटकने पर मजबूर कर दिया करती थी। अपनी खूबसूरती के बारे में वो अच्छी तरह से आगाह थी और ये भी जानती थी कि ज़रा सी तैयारी से इसका ये सुलगा देने वाला हुस्न दो आश्ता हो जाता है, और अज़लान शाह जैसे हुस्न परस्त मर्द के लिए इसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वो ख़ुद इसकी तरफ माइल होगा और वो तब क्या करेगी? बिल्कुल इसी तरह से इसके जज्बात को रोन डालेगी, इसके एहसासात का कत्ल कर देगी, जैसा अज़लान शाह ने इसके साथ किया। इसकी कदर नहीं की। उसे मोहब्बत का जवाब नफ़रत और बेगानगी से दिया था। ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अगर ये सब वो अज़लान शाह के साथ करेगी तब इसके एहसासात कैसे होंगे, वो कैसा महसूस करेगा। वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। इससे अपने चेहरे पर ना नज़र आने वाला मेकअप किया था। ये सब इसने यूट्यूब से ही सीखा था, क्योंकि इनके घर में तो हवेली से बाहर जाने का रिवाज नहीं था। मेकअप जैसी चीज़ों को तो खराफात तस्वर किया जाता। पढ़ाई लिखाई की भी उसे बेइंतहा ज़िद करने पर ही इजाज़त मिली थी।
वो इस घुटे हुए माहौल से हमेशा से ख़ाइफ़ थी। ख़ुद को सँवारने के लिए निखारने के तरीके वो सोशल मीडिया से ही सीखती थी। इसने सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल किया था और ये मुस्बत इस्तेमाल इसकी शख्सियत पर नज़र भी आ रहा था। इसने घड़ी की तरफ एक नज़र डाली थी कि शाम होने वाली है। अब तक तो अज़लान शाह ज़रूर लॉन की तरफ आएगा, क्योंकि वो आज़ाद माहौल में रहने का आदी था। पूरा दिन तो वो एक कमरे में कैद होकर नहीं रह सकता था और यूँ भी इसकी रूटीन में शामिल था। वो शाम को चहलकदमी करने के लिए खुली फ़िज़ा में ज़रूर निकलता था। एज़ल ने अपना एक डाइजेस्ट लिया था और फिर एक तनकीदी निगाह खुद पर डालती हुई वो बाहर लॉन में आ गई थी। एक तरफ झूला लगा हुआ था और ये झूला इसने अपनी पसंद पर एक जगह पर लगवाया था। अक्सर वो नावल अफसाने उसे झूले पर बैठकर पढ़ती थी। जब कभी ज़रीना बेगम की और रानिया बेगम की इस पर नज़र पड़ती तो वो अपने अपने अंदाज में उसे ज़रूर टोकती थी, मगर वो एज़ल ही क्या जो इनकी बात को संजीदगी से ले एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इस वक्त वो बज़ाहिर तो किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, मगर इसका जहन इर्द गिर्द के मनाज़िर में मसरूफ़ था। सारा ध्यान अज़लान शाह की तरफ था। अज़लान भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया था। टहलते टहलते वो एज़ल की तरफ निकला। उसे देखकर वो ठटक कर रह गया था। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, रात के मुकाबले में इस वक्त कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। रात को तो इस पर नींद भी तारी थी। कुछ वो उसे मुलाजमा भी समझा था, जब भी उसे काबिल गौर नहीं जाना, मगर अब इसका अंदाज़, इसका हुस्न उसे अपनी तरफ माइल कर रहा था। उसे लगा था कि अपनी बेइज्जती होने के बाद वो एक बार फिर से इसके पास आएगी, इससे पूछेगी कि इसने ऐसा क्यों किया। अज़लान शाह ने एज़ल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, जभी तो इसके रौनक में इजाफ़ा हो गया था और वो ज़्यादा उखड़ तरीके से इसके साथ पेश आने लगा था। जानता था कि ऐसी लड़कियों पर कैसे काबू पाया जा सकता है। पसंदीदा मर्द की बेगानगी देखकर तो अब वो अपने जज्बात पर काबू ही नहीं रख पाती। मर्द के दिल में अपनी मोहब्बत जगाने के लिए वो बार बार इसकी तरफ लपकती हैं। एज़ल के बारे में भी इसका यही अंदाज़ा था। उसे जब पता चला था कि वो इसकी मनकूहा है तो इसके जज्बात भी पहले से बदल गए थे। लड़की भी थी भी हसीन सूरत ऐसी कि सीधा दिल में उतर जाए। अब वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। एज़ल को अपने चेहरे पर अज़लान शाह की नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था, मगर वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए निगाहें किताब पर मरकूज़ किए हुए थी। जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अज़लान शाह जैसे इंसान को कैसे घायल करना है, कैसे इसकी गलती का एहसास दिलाना है। वो भी हैरान था कि इसके पास आ गया था। सोचा कि शायद पास जाऊं तो तब वो कुछ बोलेगी, मगर इसकी मुसलसल खामोशी से वो झंझनाने लगा था और फिर खुद ही ये खामोशी का सिलसिला इसे तोड़ा था। क्या हुआ है, तुम यहाँ पे इस तरह क्यों बैठी हुई हो? दिलचस्पी से उसे सर से लेकर पाँव तक देखते इसने पूछा था। एज़ल ने इसकी आवाज़ पर यूँ चौंक कर देखा जैसे अभी इसकी आमद के बारे में आगाह हुई हो। क्यों यहाँ पर मेरे बैठने पर पाबंदी है? क्या मुझे हमेशा अपने कमरे में कैद होकर रहना चाहिए? इसका अंदाज़ ही बिल्कुल बदल गया था। कहाँ तो वो रात को छुई मुई सी जज्बात में गुली हुई एक दोशीज़ा मालूम हो रही थी और कहाँ फिपरी हुई शेरनी लग रही थी। आंखों से भी गोया शोले निकल रहे थे। इसका अंदाज़ तो अज़लान शाह को भी ठटका गया था। इस हवेली में रहने वाली लड़की के ऐसे अंदाज़ व अतवार वो तो अशश कर उठा। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? सुबह भी तुमने बदतमीज़ी की और अब फिर से बदतमीज़ी कर रही हो। अज़लान शाह गुस्से से बोला तो वो किताब बंद करके अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। और कैसे बात करनी चाहिए मुझे आपसे? सुबह जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, क्या वो सही था? अज़लान शाह इसकी बात पर गहरा सांस लेकर रह गया था। लबों पर मुस्कुराहट भी आ गई थी, गोया वो सुबह वाले रवैये पर इससे नाराज़ थी और अपनी नाराज़गी जता रही थी। वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा था। तो मैं कौन सा जानता था कि तुम सच कह रही हो? मुझे तो ये लगा था कि तुम एक मुलाजमा हो। इसके बाद पर तो एज़ल के तन बदन में आग लग गई थी। बहुत खूब, आपने तो सीधा मुझे मुलाजमा ही बना दिया। चले, अगर आपको मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ, मेरी मौजूदगी आपके नाकाबिले बर्दाश्त है, तो ठीक है, हम इस बात को ख़त्म कर देते हैं। आप अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। और वैसे भी मुझे ऐसे रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है जिसको कबूल करने के लिए अपनाने के लिए आपको अपनी माँ की इजाज़त दरकार होगी।
क्या कहा तुमने? तुम ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती हो? अज़लान को गोया अपनी समात पर शबा हुआ था। जी बिल्कुल, मैं ये रिश्ता ख़त्म करने की बात कर रही हूँ। वो वैसे ही दो टोक अंदाज में बोली थी, मगर दिल अंदर से काँप रहा था। अगर इसने हाँ कर दी तो अगर अभी रिश्ता ख़त्म कर दिया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो ये भी चाहती थी कि अज़लान शाह इस रिश्ते को ख़त्म ना करे, मगर अज़लान शाह की बात पर इसके हवास उड़ने लगे थे। ठीक है, मैं अम्मी को जाके कहता हूँ कि ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। वैसे भी तुम्हारी जैसी बदतमीज़ लड़की के साथ मेरा गुजारा नहीं है। वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया था, जबकि एज़ल को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। वो ये समझती थी कि वह अज़लान शाह को भुला देगी, इससे मोहब्बत से मुनकर हो जाएगी, मगर नहीं। इसकी मोहब्बत तो शायद कहीं दूर तक पंजे गाड़ चुकी थी। इसको भुलाना इतना आसान नहीं था, मगर अपने आप को बहलाना कतई मुश्किल काम नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को बहला सकती थी, क्योंकि अज़लान शाह इसके लिए किसी तरह से भी सही नहीं था। वो ख़ुद पसंद इंसान था, वो तो अपने सामने किसी को कुछ गर्दानता ही नहीं था। भला एज़ल जैसे नाजुक एहसासात वाली लड़की ऐसे मर्द के साथ कैसे रह सकती थी? वो एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। अज़लान शाह गुस्से से अपनी माँ के पास आया था, जो इस वक्त किचन में खाने की तैयारियाँ करवा रही थी। अम्मी, मुझे आपके साथ अकेले में बात करनी है। रानिया बेगम इसका गुस्सा देखकर ठिठक रह गई थी। क्या हुआ है, क्यों इतना गुस्से में हो? वो बेटे के नाजुक मिजाजी से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। इन्हें यह खदशा था कि न जाने हवेली में ऐसा क्या हो गया कि इसने इनके नाजुक मिजाज बेटे को गुस्सा दिला दिया, और कहीं ना ऐसा हो कि गुस्से में आकर वो फिर से वापस चला जाए। अज़लान शाह के गुस्से का तो कुछ पता भी नहीं चलता था। अम्मी, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। आप मेरे रुखसती करने की बात करें, और आज ही बात करें। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोला तो रानिया बेगम खुले मुंह से उसे देखने लगी थी। बिला आखिर जो इनका खौफ था वो इनके सामने आकर खड़ा हो गया था। मगर बेटा, मुझे तो लगा था कि तुम उसे पसंद नहीं करते। तुम्हें रिश्तों की कोई कमी नहीं है। बचपन में बड़ों ने ये फ़ैसला किया था, तब मैं भी इनके फ़ैसले के आगे मजबूर हो गई थी। मैं भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकी थी, मगर अब नहीं। अब मैं तुम्हें इस लड़की के साथ इस बंधन में नहीं बनने दूंगी। कोई अच्छी सी लड़की मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। अभी मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। बहुत अकड़ है इसमें, बहुत बदतमीज़ है। मैं इसकी अकड़ निकालने के लिए, इसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। रानिया बेगम को अंदाज़ा हो गया था कि यकीनन एज़ल ने ही अज़लान शाह को कुछ कहा है, तभी वो इतना गुस्से में है। इन्हें इस बात का खदशा था कि वो लड़की इनके बेटे को इनसे छीन लेगी, अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर इनसे दूर ले जाएगी। मगर उन्होंने जब अज़लान शाह के नज़रों में इसके लिए गुस्सा देखा तो वो दिल ही दिल में मुतमईन हो गई थी। ये लड़की अपनी बदतमीज़ी से अपना नसीब खोटा कर रही है। ये कभी भी अज़लान शाह जैसे मर्द के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर ही नहीं सकती। मुझे इस लड़की से कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये जज्बाती है। जज्बात में आकर ये कुछ भी कर सकती है। चलो ठीक है, तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। वो आज ही खाने की टेबल पर तुम्हारी और एज़ल की रुखसती का ऐलान कर देंगे। वो बेटे को मुस्कुराते हुए बोली तो एकदम अज़लान के तने हुए असाब ढीले पड़ गए थे। फिर मुस्कुराते वहाँ से चला गया था। अब मैं देखूँगा कैसे अकड़ दिखाती है। बहुत गुरूर, ऐसे ख़ुद पे सारा गुरूर खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी अज़लान शाह नहीं। कहाँ देखा था अज़लान शाह ने किसी लड़की में ये रवैया। लड़कियाँ तो इसके आगे पीछे तितलियों की मानित उड़ती फिरती थी। इसकी एक नज़र देखने के लिए वो तरसती थी। और एक ये लड़की थी जो पहले तो इसकी मोहब्बत के दावेदार थी, और अब कैसे वो उसे यूँ बेगानगी से पेश आ रही थी, जैसे इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता ही ना हो। अज़लान शाह का तनफ़ुर के मारे बुरा हाल हो गया था। खाने की टेबल पर रानिया बेगम ने इस किस्से को छेड़ा था। 10 साल गुजर गए इस निकाह को। अब मैं चाहती हूँ कि अज़लान शाह और एज़ल की रुखसती कर दी जाए, दोनों एक बंधन में बन जाएं। हवेली में खुशियाँ भी आ जाएंगी, खूब रौनक रहेगी। अज़लान को भी फिर यहीं पर मुस्तकिल रहने का बहाना भी मिल जाएगा। उन्होंने ये बात कही तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, ख़ास तौर पर ज़रीना बेगम, क्योंकि वो तो ये समझ रही थी कि शायद अज़लान शाह ने एज़ल के साथ शादी करने का इरादा मुलतवी कर दिया है, क्योंकि इसने जिस तरह से एज़ल के बारे में बात की थी, इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मगर अब रुखसती का तस्करा छेड़कर तो उन्होंने
गोया ज़रीना बेगम के दिल की बात कह दी थी। एज़ल भी अपनी जगह पर जहाँ की तहाँ रह गई थी। वो तो ये समझ रही थी कि अज़लान शाह इससे रिश्ता तोड़ देगा। वो अपने तौर पर अपने दिल को संभाल भी चुकी थी, मगर अब जब उन्होंने रुखसती का नाम लिया तो इसका दिल में लड्डू फूटने लगे थे। वो जान गई थी कि इसका ये तरीका कारगर साबित हुआ है। अज़लान शाह पर इस रवैये ने असर डालना शुरू कर दिया है। अगर वो उसे अपने सामने झुकाकर रखना चाहती है, अपनी अना को बुलंद करना चाहती है, तो उसे इस रिश्ते से इनकार करना होगा। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि अज़लान शाह की ज़िद्दी तबीयत भी कभी भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। तभी वो कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला आप लोग मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। इसकी बात पर सब चौंक कर उसे देखने लगे थे। एज़ल से उठकर खड़ी हो गई थी। मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे अज़लान शाह में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये रिश्ता भी आप लोगों ने मेरे बचपन में तय किया था, जब मैं सोचने समझने की सलाहियत से महरूम थी। अब मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। आप लोग जहाँ चाहे मेरा रिश्ता तय कर दें, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं अज़लान शाह से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। अपनी बात कहकर वहाँ रुकी नहीं थी, अपने कमरे में आ गई थी। सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। सब तो ये समझे थे कि वो अज़लान शाह के साथ शादी करने के लिए मरी जा रही है। तभी तो रात को खुद ही इसके कमरे में चली गई थी, मगर अब इसकी बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। रानिया बेगम की आंखों में भी गुस्सा झलकने लगा था। वो ज़रीना बेगम को घूरने लगी। ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की कि बड़ों के किए गए फैसले से इनहराफ कर रही है। उसे बता दो कि इसकी शादी तो अज़लान शाह के साथ होके रहेगी, क्योंकि ये फ़ैसला आज से 10 साल पहले तय किया गया था। वो कौन होती है कितनी आसानी से इस रिश्ते को तोड़ने वाली? अज़लान शाह भी गुस्से में नज़र आने लगा था। मॉम, ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है। अब मैं उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकता। उसे मैं मज़ा चखाऊँगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। मैं उसे हर हाल में अपनाऊंगा। अज़लान शाह भी ज़िद पर आ गया था और अब जब एक बार वो किसी ज़िद पर अड़ जाता था तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। ज़रीना बेगम ने कमरे में आने के बाद एज़ल को 2 हत्थड़ रसीद किए थे। ये क्या हरकत की है तुमने? सब लोगों के सामने शादी से इनकार कर दिया। कहाँ तो तुम अज़लान शाह के लिए मरी जा रही थी और कहाँ अब तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। मैं उसे क्या समझूँ, तुम्हारी बेवकूफ़ी या हठधर्मी? यह अब तुम्हारा फ़ैसला बदल गया है। कौन है इस फ़ैसले की वजह? वो उसे मशकूक नज़रों से देखते बोली तो एज़ल का दिल जैसे कट के रह गया था। वो इसकी सगी माँ थी, मगर फिर भी वो ना जाने क्यों इसके बारे में इतना गलत समझ रही थी। शायद हवेली के सारे लोग ही ऐसे थे जो दूसरों को शकी निगाह से देखते थे, मगर अपनी माँ का रवैया उसे हमेशा ही तकलीफ़ से दो चार कर दिया करता था। जानती थी कि होगा वही जो वो चाहती है, और वो भी जो अज़लान शाह से शादी करना चाहती थी, मगर उसे सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि जब किसी की अना को ठेस पहुंचती है तो उसे कैसा लगता है। अज़लान शाह को ठेस पहुंचना तो बहुत ज़रूरी था, वरना वो तो ख़ुद को बहुत ऊंचे मसन्नत पर बिठाए हुए था। इसके बुत को पाश पाश करने के लिए एज़ल को इसके अलावा और कोई बेहतर तरीका मालूम नहीं हो रहा था। अज़लान इसके साथ शादी करने पर ज़ोर दे रहा था। वो किसी तरह से भी इस रिश्ते से पीछे हटने पर तैयार नहीं था। इसका कहना था कि वो मेरी मनकूहा है और अब अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मेरी मर्दानगी की तज़लील है। मैं उसे किसी और के हवाले नहीं कर सकता। जबकि एज़ल इसके दो टोक अंदाज में कह चुकी थी कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? जितना वो इससे बेजारी का इजहार करती उसे दूर होने की बात कर रही थी। अज़लान का दिल इसके लिए हमकने लगा था। वो उसे पाने के लिए मरा जा रहा था। एज़ल के इनकार की परवाह किए बगैर उसे मायूं बिठा दिया गया था। वो भी दिल में बहुत खुश थी, मगर चेहरे से वो ऐसा ही ज़ाहिर कर रही थी कि जैसे ये शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, जबकि अज़लान शाह का खुशी से बुरा हाल था। ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि इसने एज़ल का सर झुका दिया है, इसकी अना को मार दिया है। जो वो चाहता था उसे वो हासिल हो गया है। अब एज़ल भी इसके सामने सर नहीं उठा सकेगी। वो हमेशा के लिए ज़ेर हो गई है।
उसे अपनी मर्दानगी पर भी इल्ज़ाम हो रहा था कि मैं मर्द हूँ, मैंने जो चाहा मैंने हासिल कर लिया, उसे कुछ छीन नहीं सकता। जबकि हेज़ल भी दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। वो मुश्किल इस चेहरे पर आने वाली खुशी को छुपाने में कामयाब हुई थी। वो अपने दिल का राज खुद पर भी आश्कार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अज़लान शाह को यही बताना चाहती थी कि वो इसके लिए नापसंदीदा शख्स है। इसके साथ शादी का फ़ैसला इसका नापसंदीदा तरीन फ़ैसला है। इस तरह से वो उसे हासिल भी हो गया था और इसकी अना को भी ठेस नहीं पहुंची थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खुश थे, क्योंकि दोनों ने ही अपनी मंजिल पा ली थी। वो बेड पर दुल्हन बनी बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। हाथों पर इसके नाम की मेहंदी थी, सर से लेकर पाँव तक पोर पोर वो इसके लिए सजी थी। आंखों में अनगिनत ख्वाब भी थे, लबों पर मुस्कुराहट भी मचल रही थी, जिसे वो बमुश्किल रोक रही थी। और फिर इसके ख्वाबों को ताबीर भी मिल गई थी। जो इसने सोचा था वो सब उसे हासिल भी हो गया था। जब इसने अज़लान शाह को फतह के नशे में चूर देखा तो खामोशी से सर झुका गई थी। रानिया बेगम, जो इससे हमेशा बेजारी का इजहार करती थी, जो उसे देखकर गुस्से में आ जाती थी, अब उसके चाँव चोंचले उठाते हुए नहीं थक रही थी। इनका कहना था कि मेरी एक ही बहू है, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मैं इसके चाँव चोंचले नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा। ज़रीना बेगम भी अब गोया इस पर गुस्सा करना, तनकीद करना भूल ही गई थी। ये शादी हेज़ल के लिए कितनी मुबारक साबित हुई थी। जैसा वो चाहती थी सब कुछ वैसा हो गया था। अज़लान की मोहब्बत भी मिल गई थी, इसका साथ हासिल हो गया था। सब लोगों की नज़रों में जो इसके लिए हकारत होती थी, अब इसकी जगह मोहब्बत थी। एक अज़लान को पाकर खुशकिस्मती गोया इसका मुकद्दर बन गई थी। अज़लान ने भी बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। बज़ाहिर तो वो इससे बेखुदी जताता था, लेकिन अगर उसे चंद पल के लिए नज़र ना आती तो वो बेकरार हो जाता था। तब हेज़ल अपने दिल से फूटने वाले कहकों पर बमुश्किल काबू पाती थी। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई थी, वो सोचती और ख़ुद ही मुस्कुराती रहती। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें नावल को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।